नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र का जिक्र करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग बनता है वो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दूसरा जो भाग बनता है, पहला भाग बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दूसरा भाग बनेगा अरब सागरीय अफवाह तंत्र। दूसरा बनेगा अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और तीसरा बनता है अंतः प्रवाही अफवाह तंत्र। अंतः प्रवाही अफवाह तंत्र। तो राजस्थान को मोटे रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र और अंतः प्रवाही अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में वह नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हो, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। और वह नदियां जो अपना पानी अरब सागर में विसर्जित करती हो, ऐसी नदियां अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत गिनी जाती है। उसी प्रकार अंतः अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि वह नदियां जो अपना पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है और ना ही अरब सागर में गिराती है। यह नदियां अपना पानी थोड़ी दूरी पर जाने के बाद या तो ये विलुप्त हो जाती है या रण में विलीन हो जाती है या छोटे मोटे जो झीलें बनी हुई है उन्हीं झीलों में गिर जाती हैं। ऐसे अफवाह तंत्र को अंतः प्रवाही अफवाह तंत्र कहा जाता है। मित्रों, आज हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की चर्चा कर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की चर्चा करते हुए हम सबसे पहली नदी को पढ़ेंगे। उस नदी का नाम है चंबल नदी। नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मेहू जिले की जानापाव की पहाड़ियां, जो कि विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। मेहू जानापाव की पहाड़ियां हैं और मेहू जगह का नाम है मेहू, पहाड़ी है जानापाव की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां पड़ती है विंध्यन पर्वत में पड़ती है। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मेहू जिले में जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में यह नदी मंदसौर जिले में बहती है। मंदसौर जिले में बहते हुए राजस्थान की ओर बढ़ती है और राजस्थान में जहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़। जिले का नाम क्या पड़ता है सर? जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़। जगह का नाम है 84गढ़। जगह का नाम है 84गढ़। ठीक है, तो राजस्थान में प्रवेश कहां से हो गया? चित्तौड़गढ़, और जगह का नाम है 84गढ़। यहां से ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। यहां से ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये कोटा और बूंदी की सीमा बना देती है सब। कोटा की और बूंदी की सीमा बना देती है। सीमा बनाने के बाद में यह नदी आगे की ओर बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहते हुए इधर से आने वाली यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। यहां पर जाकर के ये नदी मिलती है साहब। जगह का नाम है इटावा, जो कि यूपी में पड़ता है, और नदी का नाम है यमुना नदी पड़ती है। तो यहां पर जाती है, यहां से ये सवाई माधोपुर में बहती है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है सब। ठीक है, तो अब ओवरऑल देख लेते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मेहू के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा बूंदी की ये सीमा बना लेती है। उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहते हुए इटावा यूपी में जो है वहां पर जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अब जिक्र करते हैं कि यहाँ पर कोटा बूंदी की सीमा बनाने के बाद सवाई माधोपुर से लगा करके धौलपुर तक का जो एरिया है, वो एरिया मध्य प्रदेश के साथ
और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है सब। ये पूरी की पूरी जो नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में सीमा भी बना लेती है। अब बात करते हैं कि इस नदी पर मुख्य रूप से 4 बांधों का निर्माण हुआ है दोस्तों। 4 बांध, जिसमें से एक बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और मध्य प्रदेश में जो बांध बना है उसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में जो बांध बना है उसको कहते हैं गांधी सागर बांध। यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में बहती है तो यहाँ पर एक संकीर्ण घाटी से होकर के बहती है, और जल जो है संकीर्ण घाटी में बहने के कारण जल ऊपर से नीचे गिरता है, इसीलिए यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसको कहते हैं चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बनाती है? चूलिया जलप्रपात बना देती है सब। ठीक है, तो यह नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण यहाँ पर करती है साहब, इस जगह पर चित्तौड़गढ़ के आसपास। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जवाहर सागर बांध यहाँ पर जो बना हुआ है वो एक तो जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, दूसरा बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर। और कोटा में बना हुआ है कोटा बैराज। ठीक है, तो इस नदी के पानी को एक जगह, 2 जगह और 3 जगह रोक दिया गया है। राजस्थान में 3 बांध बनते हैं, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो बांध है वो केवल सिंचाई ही नहीं करते, ये बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं है भाई, यहाँ पर जल विद्युत भी पैदा होती है सब। सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत भी उत्पादन करते हैं। तो राजस्थान की तापीय जो जल विद्युत उत्पादन करते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इनका होता है सब। तो ऊर्जा संसाधनों में भी ये बहुत हिस्सेदारी रखते हैं। अब बात करते हैं, बने हुए बांधों की बात होगी, अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों में इस तरफ से आने वाली सहायक नदियों में मुख्य रूप से काली सिंध नदियों में देख लेते हैं। एक तो काली सिंध, ठीक है, नदियों में पहली नदी अपन देख लेते हैं काली सिंध। काली सिंध की बात करें तो ये काली सिंध नदी देवास नाम की जगह से निकलती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जगह का नाम है देवास। ठीक है, काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के देवास के आसपास से ये निकलती है और अपने यहाँ झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद जो है झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद ये बारां तक बहती है। तो ये झालावाड़ और बारां में इसका बहाव क्षेत्र हो गया, और बारां में जाकर के नानेरा नाम के स्थान पर जाकर के ये किसमें मिल जाती है साहब? चंबल में मिल जाती है साहब। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद बारां में बहती है। तो यहाँ पर देवास से तो इसका उद्गम हो गया, झालावाड़ में बह रही है, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश है, फिर बारां में बहेगी, बारां जिले में बहती है, और बारां जिले में जाकर के ये चंबल में मिलती है तो नानेरा नाम के स्थान पर जाती है साहब। तो नानेरा नाम के स्थान पर जाकर के किसमें मिल जा रही है? ये चंबल में मिलती है सब। ठीक है, तो मुख्य नदी है काली सिंध नदी, जो काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है, झालावाड़ और बारां में बहती है, और नानेरा नाम के स्थान पर जाकर के किसमें मिल जाती है साहब? चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की पहली सहायक नदी का नाम है काली सिंध नदी। हम दूसरी सहायक नदी का नाम लेते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम देख लेते हैं, यह भी मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है, मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और बारां जिले में बहती है। तो इसका उद्गम देख लेते हैं। दूसरी नदी है पार्वती, और पार्वती नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलने वाली जगह का नाम है सीहोर, सीहोर से निकलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर से ये नदी निकलती है, और बारां जिले में बहते हुए सवाई माधोपुर के पलिया में जाकर के ये सीहोर से निकल करके बारां जिले में आती है, बारां जिले में बहती है, और बारां जिले में बहने के बाद में ये सवाई माधोपुर में चली जाती है। सवाई माधोपुर में पलिया नाम की जगह, पलिया में जाकर के ये चंबल में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में नाम लेते हैं अपन पार्वती नदी का। नेक्स्ट नदी का नाम है पार्वती।
पार्वती नदी पढ़ ली ना पढ़ने? ओके, पार्वती नदी हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं हम गंभीरी नदी, गंभीरी नदी पढ़ लेते हैं। ये गंभीरी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के जावर की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में बहती है। ठीक है, अपन देख लेते हैं तीसरी नदी का नाम देख लेते हैं गंभीरी नदी। ठीक है, तीसरी नदी की बात करते हैं गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जावर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। और जावर की पहाड़ियों कहां से निकलेगी? ये जावर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जावर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है और जावर की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ में आती है और चित्तौड़गढ़ में बहती है और चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में ये बेड़च नदी में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी उद्गम देख लेते हैं। चौथी नदी है बाणगंगा। चौथी नदी का नाम है बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम देख लेते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से, जयपुर के आसपास से बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये सवाई माधोपुर और भरतपुर में बहा करती है। ठीक है, और पूर्व में जाकर के आगरा के आसपास यमुना में जाकर के सीधी मिलने वाली नदी है बाणगंगा नदी। ठीक है, तो इस बाणगंगा नदी को देखो, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जयपुर के आसपास, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, सवाई माधोपुर और भरतपुर में बहती है। तो उद्गम लिख लेते हैं जयपुर और पहाड़ियों का नाम है बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद यह सवाई माधोपुर के आसपास चली जाती है और बेराट के आसपास सवाई माधोपुर में चली जाती है दोस्तों। और सवाई माधोपुर भरतपुर में बहते हुए पूर्व में ये आगरा में जाती है और आगरा में जाकर के यमुना में सीधी मिलने वाली नदी यहां पर है। ठीक है, अब छोटी नदियों में और देख लेते हैं। पांचवी नदी देखते हैं कोठारी नदी। नदी का नाम है कोठारी। तो कोठारी नदी की बात करें, सबसे पहले कोठारी नदी का उद्गम देखो तो उद्गम ये उदयपुर के आसपास, उदयपुर के उत्तरी हिस्से से ये नदी निकलती है और भीलवाड़ा में बहती है और भीलवाड़ा में बहते हुए ये भीलवाड़ा तक बहती है। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों, कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है जो काफी फेमस बांध है, मेजा बांध। ठीक है, कोठारी नदी पर है। उसके बाद देख लेते हैं एक छोटी नदी का और जिक्र करते हैं। नदी का नाम है खारी नदी। नदी का नाम, छठवां नाम लिखते हैं खारी। नदी का नाम है खारी और खारी नदी निकलती है राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर के देवली के आसपास जाकर के टोंक देवली, अजमेर से बहते हुए टोंक देवली के निकट जाकर के ये बनास में मिल जाती है दोस्तों। तो यहां से देख लेते हैं, तो कालीसिंध नदी, पार्वती नदी, गंभीरी नदी, बाणगंगा, कोठारी और खारी नदियों का हम लोगों ने जिक्र कर दिया है। मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।